Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hope so you are doing well, and I warmly welcome you people for joining our second official meeting. Uh, Agenda for this meeting under our brand's content number 1 is to build up confidence and communication skill among our members, so that they can tackle difficulties and issues for presentation and in your meetings, talk shows, official meetings, seminars, webinars, and live sessions. Since everyone is there, I think we should start it now. So it's up to you, Eliza. You can share your screen. I'm allowing you. सर मैं स्टार्ट करूं? Yeah, you should. Okay, sir. Assalamu alaikum. My name is Eliza Amna from HND third semester. The topic of my presentation is gut microbiota and its importance. First of all, we'll see the definition of Eliza? microbiota are the microorganisms. Eliza, you should start rotation. Yes. Rotate the screen, please. Sir, आपकी आवाज नहीं. Rotate the screen. Okay, sir. अब ठीक है सर? Yes, now it's okay. Please zoom out this. Zoom out. Okay, sir. अब ठीक है सर? Yeah, now it's clear. Okay. The topic of my presentation is gut microbiota and its importance. So first of all, we'll see the definition of gut microbiota. Gut microbiota are the microorganisms, including bacteria, archaea, and microscopic eukaryotes that live in the digestive tract of humans and other animals, including insects. So वो microorganism जो हमारे humans के या animals के digestive tract में present हैं, either in the form of bacteria, eukaryotes और archaea, उन्हें हम gut microbiota बोलते हैं. ये unseen organism होते हैं जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें microscope required होता है. हमारी body के अंदर almost trillions microbiota present है, लेकिन जो human microbiota है उसकी main location हमारा gut है, यानी gut means हमारी stomach, क्योंकि वहाँ पे ये highest amount में present होते हैं. और high intensity भी सबसे ज़्यादा microbiota की हमारे gut में यानी हमारे stomach में ही होती है. इस वजह से the gut is the main location of human microbiota. माइक्रोबायोटा के बगैर हमारी ह्यूमन बॉडी एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो हेल्थ प्रमोटिंग फंक्शंस हैं, वो माइक्रोबायोटा के बगैर परफॉर्म ही नहीं होते. दो अल्टरनेटिव टर्म्स हैं गट माइक्रोबायोटा की, एक गट फ्लोरा एंड सेकंड वन इज माइक्रोबायोम. ये टर्म्स भी हम गट माइक्रोबायोटा के अलावा ये अल्टरनेटिव टर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है. The microbiota is important for nutrition, immunity, effects on the brain and behavior. अगर माइक्रोबायोटा आपकी अमाउंट में इनकी आपकी बॉडी में इसकी अमाउंट डिसबैलेंस हो जाएगी तो इट कैन कॉज न्यूमरस डिजीज. सो इसकी डिसबैलेंस में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से कॉज हो सकती है. अगर आप अननेसेसरी कंज्यूम कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, तो वो आपके माइक्रोब्स के जो आपकी बॉडी के अंदर जो गट माइक्रोबायोटा है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को सप्रेस कर सकते हैं. सबसे पहले फिर हम न्यूट्रिशन में इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे.
Gut bacteria helps us break down complex molecules in meats and vegetables. कोई भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो मीट है, वेजिटेबल है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी गट माइक्रोबायोटा एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में हमें तब तक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर सकता जब तक वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो जाता, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। इसलिए गट माइक्रोबायोटा का हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में भी एक बेसिक रोल है। एक एग्जांपल है कि प्लांट सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इट इज इनडाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और एनिमल्स सेलुलोज से फिर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शंस और कोई भी बेनिफिट है वो लेते हैं थ्रू सेलुलोज। उनके अंदर सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट है, सेलुलोज एंजाइम की वजह से सेलुलोज वो अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये सेलुलोज एंजाइम माइक्रोबायोटा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर this type of microbiota is not present which is releasing this enzyme, that's why it is indigestible by humans. इस तरह स्टार्च है, फाइबर कंटेंट है, इसको भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोबायोटा ही रिक्वायर्ड होते हैं। The gut microbiota provides essential capacities for the fermentation of non-digestible substrate like dietary fiber. अब डाइटरी फाइबर के दो पोर्शन होते हैं, एक डाइजेस्टिबल और एक नॉन डाइजेस्टिबल। जो नॉन डाइजेस्टिबल डाइटरी फाइबर है वो हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में और गैसेस में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से इस तरह ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है through which chemical molecules are broken down by the action of enzyme. So ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, ये भी थ्रू माइक्रोबायोटा ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। माइक्रोबायोटा एंजाइम रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेबल मैटर है हमारे फूड का, अनडाइजेस्टेबल डाइटरी फाइबर है, उसे शॉर्ट चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, बाय विच इट इज एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड थ्रू आवर बॉडी। इसके अलावा इसका न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये हमारी बॉडी को विटामिन्स प्रोवाइड करती है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है। Next, its importance is in immunity. Microbiota has the ability to protect the body against infection. So दो तरह के माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं गुड माइक्रोब्स और बैड माइक्रोब्स। सॉरी, बॉडी में गुड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और जो बैड माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। वो एंडोजिनस हो सकते हैं, वो इंडिजिनस हो सकते हैं, मतलब कि वो सिंपल टर्म में आप ये कह लें कि वो एयर से आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं या किसी सैंडबेड से एंटर हो सकते हैं। तो गुड माइक्रोब्स का फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में बैड माइक्रोब्स की फर्दर प्रोडक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस करते हैं, उनको रोकते हैं। गुड माइक्रोबायोटा डिफेंस सिस्टम में एक रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें बैड माइक्रोब्स इनहेंस हो जाते हैं और हमारी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो उस केस में ये होता है कि अगर होस्ट की इम्यूनिटी बहुत लो है और आने वाला कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में फिर वैक्सीन या एंटीबॉडीज के थ्रू ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया है। अगर ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल अमाउंट में एंटर हो रहा है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी में ये डिजीज कॉज नहीं करता, क्योंकि गट माइक्रोब्स अपनी डाइवर्सिफिकेशन से इनसे फाइट करते हैं, इसको किल करते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हम डेफिनेटली वी आर वल्नरेबल टू अल्सर और हम ससेप्टेबल हैं इस डिजीज के लिए। नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंस है हमारे ब्रेन और बिहेवियर पे। द माइक्रोबायोटा कैन इफेक्ट द ब्रेन विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। सो हमने पीछे देखा कि माइक्रोबायोटा के थ्रू ही हमारे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सिंपलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। जब डाइजेशन का प्रोसेस माइक्रोबायोटा परफॉर्म कर लेते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं थ्रू माइक्रोबायोटा जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक। कैसे होता है? जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन में बाय माइक्रोबायोटा, जो ब्रेन को ये मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि अब डाइजेशन का प्रोसेस
कंप्लीट हो गया एफिशिएंटली। सो अगर आपकी माइक्रोबायोटा में कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस फिर एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं होगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को इफेक्ट आएगा, नर्व्स की स्टिमुलेशन पे इफेक्ट आएगा, तो ब्रेन को प्रॉपर्ली मैसेज सेंड नहीं होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट रिसर्चर्स का कहना है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स भी गट माइक्रोबायोटा की डिसबैलेंस की वजह से आपकी बॉडी में अकर हो सकते हैं। ऑटिज्म एक कॉमन मेंटल डिजीज है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब आउटसाइड द बॉडी आप बैड माइक्रोबायोटा जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, वो कॉलोनीज बना लेते हैं। जब वो उनकी कॉलोनीज इंक्रीज होती हैं आपकी ब्रेन में, तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग उस पर इफेक्ट करती है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को वो इफेक्ट करती है। इसलिए ऑटिज्म भी पर्सन टू पर्सन ये आजकल बहुत कॉमन डिजीज है। तो इसके लिए भी रिसर्चर्स का यही कहा जाता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज बन जाती हैं माइक्रोफ्लोरा की, गट फ्लोरा की आपकी बॉडी में, जो हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, तभी वो ये डिजीज कॉज करती है। सो अगर हम हेल्दी डाइट कंज्यूम करेंगे, बैलेंस डाइट प्रॉपर टाइमिंग के साथ, तो वो हमारी माइक्रोबायोटा की अमाउंट डिसबैलेंस नहीं होगी, अगर अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को भी अवॉइड करेंगे। आगे ये इन नटशेल ये सारे इसके दोबारा से इम्पोर्टेंस इसकी रिपीट की गई है यहाँ पे कि हेल्दी गट माइक्रोबायोटा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे गट माइक्रोबायोटा के अंदर, जो हेल्थ प्रमोटिंग फंक्शंस को एनहांस करते हैं। सबसे पहले हेल्प द बॉडी टू डाइजेस्ट सर्टेन फूड्स, वही कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, डाइटरी फाइबर को ये कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में, फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद ये हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूसेस सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स कौन से प्रोड्यूस करता है? B12, फोलेट, विटामिन के। आगे इसका डिफेंस में रोल है, इट डिफेंड्स अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे ब्रेन को माइक्रोबायोटा सिग्नल भी प्रोवाइड करता है कि ताकि इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट हो, वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करे। आगे इन्फ्लुएंस करता है गट ब्रेन कम्युनिकेशन को फॉर ऑप्टिमल गट एंड ब्रेन फंक्शंस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोटा फॉर ह्यूमन हेल्थ। Regulation and mechanism of microbiota on providing a potential target for the prevention and treatment of disease. जैसा कि हमने पढ़ा कि माइक्रोबायोटा एक बैलेंस अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि डिफरेंट डिजीजेस से हमारी बॉडी को ये प्रिवेंट कर सके। माइक्रोबायोटा इज सिम्बायोटिक विद द होस्ट एंड मेंटेन्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। माइक्रोबायोटा और ह्यूमन बॉडी के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। अब सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस एक रिलेशन है दो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना बेनिफिट हो रहा है और ना उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो ये ह्यूमन बॉडी और माइक्रोबायोटा का भी यही केस है। इसमें ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन माइक्रोबायोटा को ना कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है और ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। इस तरह ये इनका आपस में जो रिलेशन है वो सिम्बायोसिस का है, थ्रू विच इट मेंटेन्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल सीरोटोनिन एक मॉलिक्यूल है, मैसेंजर मॉलिक्यूल, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये फटीग इनहेंस करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी को जब भी थकावट फील होती है तो ये सेरोटोनिन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है। तो ये भी इसकी जो प्राइमरी सिंथेसिस है ये गट सेल्स में होती है। अगर आपका डाइजेशन का प्रोसेस इफेक्ट होगा तो ये आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं सेंड करेगा, आपकी बॉडी को थकावट की जो फीलिंग है, फटीगनेस, वो नहीं फील होगी अगर आपके गट सेल्स का माइक्रोबायोटा के अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर डिसबैलेंस है। इम्बैलेंस ऑफ माइक्रोबायोटा can cause many different type of diseases like neurological diseases, cardiovascular diseases, metabolic diseases and gastrointestinal diseases. जब माइक्रोबायोटा डिसबैलेंस होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है, फंक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी वल्नरेबल हो जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के। ये पिक्चर विजिबल है सर कि मैं जूम करूं? हाँ जी, इट्स विजिबल। ओके सर। नेक्स्ट ये पिक्चर है जो कि माइक्रोब्स की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहले वही टर्म है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी।
न्यूट्रिएंट्स में हम पहले देख चुके हैं कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन करती है जब नॉन डाइजेस्टेबल डाइटरी फाइबर को कन्वर्ट करती है इसमें और गैसेस में, विटामिन्स को सिंथेसाइज करती है, फिर एनर्जी की सप्लाई करती है हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन। नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे सैटिस्फैक्टरी। अब माइक्रोबायोटा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिसको हम सैटिस्फैक्टरी भी बोलते हैं। होता यूं है कि जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो एक हर पर्सन की एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड वो फूड इनटेक नहीं कर सकता। तो जब एक मैक्सिमम लिमिट तक हमने फूड इनटेक कर ली है तो थ्रू गट माइक्रोबायोटा सिग्नल्स जाते हैं आपके ब्रेन तक कि इस पर्टिकुलर पर्सन का सैटिस्फैक्टरी लेवल अचीव हो गया है, अब ये इससे ज्यादा फूड इनटेक नहीं कर सकता। नेक्स्ट गट हार्मोन्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक गट हार्मोन है सेकेंडरी बाइल एसिड। जो प्राइमरी बाइल एसिड है वो तो लिवर सिंथेसाइज करता है, लेकिन जो सेकेंडरी बाइल एसिड है वो आपकी बॉडी में थ्रू माइक्रोबायोटा ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपकी बाइल एसिड का आपके गट में फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में। देन लिपोपॉलीसैकेराइड, माइक्रोब्स लिपोपॉलीसैकेराइड की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड का अब क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में? ये इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है उसको इनहेंस करती है। मीन्स कि बॉडी का जो भी डिफेंस का मैकेनिज्म है आपके गट के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, वो ये लिपोपॉलीसैकेराइड ही परफॉर्म कर रही है, एनहेंस कर रही है। हमने देखा कि सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन कर रही है, विटामिन को सिंथेसाइज कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, गट हार्मोन रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, एनर्जी में। अगर माइक्रोबायोटा अपने ये फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेंगे तो बॉडी ओबीज हो जाएगी। क्योंकि ओबीज कैसे हो जाएगी? क्योंकि फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा जब ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से बॉडी ओबीज हो जाएगी, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस अकरिंग टुगेदर। जब आपका मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शंस ही आपकी बॉडी में टाइम टू टाइम अकर नहीं हो रहे, तो आपकी बॉडी में एट अ टाइम डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं। वो हार्ट डिजीज हो सकता है, वो स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो रहा है। जब माइक्रोबायोटा इम्बैलेंस हो जाएगा, बाइल एसिड की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर नॉर्मली ये फंक्शन मेटाबॉलिज्म अपना परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंसर प्रिवेंशन है। कैंसर प्रिवेंशन में माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेसिफिकली फॉर कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। ये डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, मेजर जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की वो इस कैंसर से अफेक्टेड है। तो बाय 3 ways माइक्रोब्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ कोलोन कैंसर। सबसे पहले ये जो है बैक्टीरिया का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद ये ब्यूटायरेट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड ये फाइटोकेमिकल्स को रिलीज करते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब बैक्टीरिया की कॉम्प्लेक्स ऐसे प्रिवेंट करती है कोलोन कैंसर को कि डिफरेंट क्लास ऑफ बैक्टीरिया मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कोलोन की जो सरफेस है उसके ऊपर वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर रिजाइड कर जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर सरफेस पे रिजाइड कर जाते हैं। इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से कोई भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन एंटर हो रहा है, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट एंटर हो रहा है, तो उससे ये लेयर कोलोन को प्रोटेक्ट करेगी। ये उसको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करेगी उस टॉक्सिन के या कैंसर कॉजिंग एलिमेंट के। एक इस तरह से माइक्रोबायोटा रोल प्ले करती है। दूसरा ये ब्यूटायरेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ब्यूटायरेट प्रोडक्शन, अगर कोलोन कैंसर में ब्यूटायरेट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कोलोन की हेल्थ को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? वो एक डिफेंस बैरियर प्रोवाइड करेगा फॉरेन जो टॉक्सिन है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनमें और कोलोन के दरमियान, जिसकी वजह से वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन है फाइटोकेमिकल्स का रिलीज। जितनी आप फाइटोकेमिकल्स को रिलीज करेंगे उतना ही ट्यूमर की ग्रोथ को वो प्रिवेंट करेगा। अगर आपका कोलोन कैंसर अभी किसी पर्सन को हो गया है और वो अभी फर्स्ट स्टेज पे ही है, तो फाइटोकेमिकल की रिलीज से उस ट्यूमर की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा माइक्रोबायोटा। वो फाइटोकेमिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो ट्यूमर जो ग्रो हो चुका है उसको वो फर्दर ग्रोथ से रोकेगा, उसको स्प्रेड नहीं होने देगा। अगर ये सारे फंक्शंस माइक्रोबायोटा परफॉर्म नहीं करेगा,
अपने डिसबैलेंस की वजह से, तो ये कैंसर को सप्रेस करने की बजाय कैंसर को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ पैथोजेंस। ये पैथोजेंस को इनहिबिट करेगा बाय मेंटेनिंग इंटेस्टाइनल पीएच। इंटेस्टाइनल पीएच इस तरह मेंटेन होगी कि ये रेगुलेट करेगा एसिड लेवल हमारे स्टमक में। हमारे स्टमक में ईचसिल रिलीज होता है, तो उससे ये होगा कि कोई भी पैथोजन आपके स्टमक में एंटर होगा, उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर लेगा। हम डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल या फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें कुछ कंटेमिनेटेड भी हो सकती हैं। तो हमारी बॉडी हर कंटेमिनेटेड फूड की वजह से इन्फेक्शन या डिजीज कॉज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये एसिड्स प्रेजेंट हैं, ये माइक्रोबायोटा प्रेजेंट हैं, जो कि उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं और बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। नेक्स्ट है इसका कंपटीशन फॉर सबस्ट्रेट एंड फॉर बाइंडिंग साइट्स। हर सेल पे एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। अगर गुड माइक्रोबायोटा आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो अगर प्रेजेंट है और प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो जो बैड माइक्रोबायोटा है वो आपके सेल की बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इस केस में फिर गुड माइक्रोबायोटा को खुद इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी थ्रू वैक्सीन या फिर थ्रू एंटीबायोटिक्स। सो अगर माइक्रोबायोटा अपना रोल परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर टिश्यू इन्वेजन हो जाएगी, पैथोजन की एब्रप्टली एंटर होंगे आपकी बॉडी में। टिश्यू इन्वेजन क्या है कि अगर आपकी बॉडी के किसी टिश्यू में एक ट्यूमर प्रेजेंट है या फिर कोई कैंसर सेल प्रेजेंट है, तो वो अपनी टेरिटरी से स्प्रेड होके साथ वाले नेबरिंग टिश्यूज को इफेक्ट करेगा। सो अगर आपकी बॉडी में गुड माइक्रोबायोटा बैलेंस अमाउंट में है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो टिश्यू इन्वेजन को स्टॉप करेगा। एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में ट्यूमर या कैंसर सेल एंटर नहीं होगा, वो अपने उसका जो एरिया है वो उसमें ही रहेगा, वो दूसरे टिश्यूज को इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्यून फंक्शन। ये वही बातें रिपीट हो रही हैं कि टॉक्सिन सब्सटेंस की एंट्री होगी तो ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा कि टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हुआ है, और माइक्रोबायोटा इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, डिफेंसिव रिस्पॉन्स होगा। सो इट विल प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम इम्यून डिसऑर्डर्स या इम्यून डिसफंक्शन। अगर ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी आपकी बॉडी में थ्रू माइक्रोबायोटा, तो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, आईबीडी डिजीज हो जाएगा। आईबीडी डिजीज है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इस डिजीज में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पाउचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होते। नेक्स्ट है नॉर्मल गट मोटिलिटी। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि ये नॉन डाइजेस्टेबल मैटर को डाइजेस्टेबल मैटर में कन्वर्ट करता है, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, गैसेस बनती हैं, थ्रू विच ये थ्रू विच इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। आगे डिजीज है, अगर माइक्रोबायोटा डिसबैलेंस हो जाएंगे तो नॉन डाइजेस्टेबल मैटर है वो कन्वर्ट नहीं होगा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, गैसेस में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है। ब्लॉटिंग एक कंडीशन है जिसमें आपका स्टमक बहुत स्वेल हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। सो द नेक्स्ट वन इज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। माइक्रोबायोटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द मेंटेनेंस ऑफ लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ये इसकी मेटाबोलाइज करता है लिपिड्स को, फिट जैसे मैंने बताया आपको कि ये कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो ये लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, और इसका मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अगर माइक्रोबायोटा ये रोल परफॉर्म नहीं करेगा तो लिपिड की अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिपिड जब आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होगा तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी वो इलास्टिसिटी लूज कर लेंगी, ब्लड फ्लो को हिंड्रेंस होगी। कैसे होगा? लिपिड अक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड फ्लो को हिंड्रेंस होगी, वेसल्स आपके जो हैं वो लेस इलास्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो के लिए हार्ट पे बर्डन पड़ेगा, उसे अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का भी सेम यही केस है कि वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो फिर प्लेग बन जाएगा आपकी आर्टरीज में, जिसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल वेजल्स में राइज अप हो जाएगा, वेजल्स हार्ड हो जाएंगी और फिर से दोबारा से ब्लड फ्लो इंटरप्ट होगा। इसलिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीजेस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है।
So the last one is neurodegenerative disease or neurological diseases. जो अब gut microbiota has a complex and bidirectional relationship with CNS known as gut-brain axis that cross-talk each other in the context of both health and disease. So अब होता यूं है कि जो gut microbiota है और जो हमारा brain है, जो हमारा CNS है, central nervous system है, इनके दरमियान आपस में two-way communication है, bidirectional relationship है, जिसकी वजह से सेंसरी सिग्नल्स आपकी गट माइक्रोबायोटा से थ्रू वेगस नर्व ब्रेन में जाते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं रिफ्लेक्स को, माइंड मूड चेंजेस को, और इन टर्न ब्रेन डायरेक्ट करता है सिग्नल्स को ताकि वो आपकी गट फिजियोलॉजी और अदर फंक्शंस को मेंटेन कर सके. तो ये आपस में ये इंटरलिंक्ड है, टू वे कम्युनिकेशन है. अगर आपका गट प्रॉपर्ली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो आपका ब्रेन हेल्दी है, उसको कोई डिफेक्ट नहीं है. अगर ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो फिर आपके गट की फिजियोलॉजी मेंटेन हो रही है. ये एक पिक्चर में भी यही बात है कि थ्रू वेगस नर्व गट में सेंसरी सिग्नल्स जा रहे हैं ताकि गट अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर सके, और ब्रेन में भी थ्रू वेगस नर्व ही जा रहे हैं ताकि वो अपने मूड चेंजेस और रिफ्लेक्स चेंजेस को रेगुलेट कर सके. So, okay, the last one, a conclusion. So I'll conclude the topic by telling you guys that the human gut microbiota is a huge microbial community. हमारी बॉडी में ये एक कम्युनिटी है माइक्रोब्स की, ट्रिलियंस बिलियंस माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. इनका इरिप्लेसेबल रोल है ह्यूमन लाइफ में. हर डिजीज से तो ये प्रिवेंट कर रहे हैं. अगर ये आपकी बॉडी में नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज एट अ टाइम होंगी, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, न्यूरोलॉजिकल हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो, और कौन सी थी, और हाँ ये थी न्यूरोलॉजिकल डिजीज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. उसके बाद रिसर्चर्स की जो डिफरेंट रिसर्च है वो अभी तक ये कह रहे हैं कि इसका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है ह्यूमन डिजीज के ऊपर, इसका इफेक्ट, इसके हेल्दी फंक्शंस अभी बहुत इनहैंस्ड है. अभी देयर आर सो मेनी मच मोर टू स्टडी एट. सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. एनी क्वेश्चंस? Okay, Lisa, that's very nice. Well presented. So all participants, if you have any question, then you are most welcome. You can ask. But I also wanna do some questions from Lisa. Number one question is that you mentioned that gut microflora secretes HCl in the stomach. Okay. Then what about the intestinal pH mentioned in that slide? It will increase or decrease? जिस आपने जो ये मेंशन किया था कि जो स्टमक में पीएच जो है कम हो जाती है, ये एचसीएल को रिलीज ज़्यादा करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इंटेस्टाइनल, ओके मैं अनम्यूट करता हूँ. तो इंटेस्टाइनल पीएच के बारे में क्या कहना है आपका, वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? सर ये मेंटेन करता है इंटेस्टाइनल पीएच को. तो वो मतलब कि कम इस, करेगा कि ज़्यादा हाँ करेगा, ये बताएं. सर मुझे लगता है ज्यादा करेगा. क्यों? ज़्यादा पीएच का क्या मतलब होता है? मतलब सर उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी तो वो जितने भी पैथोजन है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी मेरे हिसाब से. नहीं वो ठीक है, यू राइट. मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक जनरल सा क्वेश्चन है, जब एसिडिक जी, एनवायरनमेंट होता है तो उसमें पीएच कम होती है कि ज़्यादा होती है? पीएच कम होती है सर. ओके गुड, सही बताया. अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये कि जब ये नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर की ब्रेक डाउन करता है तो उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती? हमें, वी ह्यूमंस, एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स हमें ह्यूमंस को मिलते हैं या नहीं मिलते? अनम्यूट कर दिया आपको.
सर नहीं, मुझे नहीं लगता कि नॉन डाइजेस्टेबल मैटर के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होके गैसेस में कन्वर्ट होके एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो डाइजेस्टेबल मैटर के केस में हो सकता है, फाइबर के केस में मुझे नहीं लगता कि नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर के केस में हो सकता है। हाँ, एक्चुअली जो फाइबर होता है वो ऐसा हमें एनर्जी देता ही नहीं है। बस इसका यही फंक्शन होता है, एक तो बाउल मूवमेंट को बेटर करता है और दूसरा ये कि गट माइक्रोबायोटा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब गट माइक्रोबायोटा क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन तो कर रहे हैं, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है उनका भी तो कोई फंक्शन होना चाहिए ना, वो एक्सक्रीट तो नहीं होने चाहिए। तो वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो हमारे एंटीरोसाइट्स यूज करते हैं। इंटेस्टाइनल सेल्स जो होते हैं या गट माइक्रोबायोटा इटसेल्फ वो इन चीज़ों को खुद भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो जी गैसेस सर, होती हैं ठीक। और एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। हालांकि ये क्योंकि माइक्रोबायोटा है, इनको भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये फाइबर से अपने लिए भी कुछ ले लेते हैं और कुछ हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स को भी दे देते हैं। ओके, अच्छा। जी सर, ठीक। जस्ट लेसन वन थैंक यू। रिमेनिंग है, तो उसके बाद आप जस्ट 10 मिनट्स के लिए मीटिंग सारे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट के हुए तो यू हैव टू ज्वाइन विद द